ही गलत विचारधारा है हमारी। मुझे पता है ये शायद ये सुनकर आपको कहीं ना कहीं शॉक लग रहा होगा कि नहीं, वो तो फैक्ट है, जो मैं बोल रही हूँ वही आप सुन रहे हो और वही आप समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कुछ भी बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है। एक होते हैं शब्द, जिसे हम कहेंगे वर्ड्स। दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तीसरा होता है टोन ऑफ वॉइस, जो भी हमने पार्ट 1 जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल का भाग 1 उसमें पढ़ा था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, टोन ऑफ वॉइस क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने उन्हें काफ़ी अच्छे से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो हमारे पार्ट है उसके अंदर में ये इंक्लूडेड थे और मैंने आपको ये बताया था। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो जो मेरे शब्द है वो सिर्फ 7% उस कम्युनिकेशन का भाग होते हैं। मेरा बॉडी लैंग्वेज 55% का जो भाग है वो प्ले करता है और मेरा जो वॉइस का टोन है वो लगभग 38% यानी कि 38% जो है वो कम्युनिकेशन का कवर करता है। अब ये 100% में अगर आप देखेंगे तो मेरे शब्द सिर्फ और सिर्फ 7% यानी कि सबसे कम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन को, जबकि बॉडी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा होती है कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए, और टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज के बाद आता है जो कि 38% पे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितना आप वर्बली कह रहे हो, जितने आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ वही एक चीज़ है जो फैक्टर होता है कम्युनिकेशन को करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब समझिए कि आप कोई अच्छे थॉट को, कहीं आप बैठे हुए हैं जहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं कैंटीन में, दोस्त लोग सब अच्छे से बात कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आप भी उनके साथ में अच्छे से बात करो, मौज मस्ती करो, लेकिन आपको किसी दूसरे प्रकार की टेंशन है, या शायद एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको पढ़ाई की टेंशन है। आपने पढ़ाई पहले से नहीं कर रखी होगी और अब लास्ट मोमेंट पे शायद आपको टेंशन हो रही है। जो दोस्त लोग वहाँ बैठे हैं उनके प्रिपरेशन सही जा रहे हैं, वो अपनी तैयारी बराबर से कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप कहीं ना कहीं ये मन में आपके है, आपके दिमाग में ये है कि कहीं मैं इनसे पीछे रह गया तो, ये आपके एक दिमाग में है। अब 4 दोस्त बैठे हैं, वहाँ पे मस्ती मजाक चल रही है, काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन उन 4 में से एक जो है जिनका कहीं ना कहीं दिमाग वहाँ नहीं है, या कहीं ना कहीं बैक एंड में माइंड में कुछ दूसरी चीज़ें चल रही है, तो उस वक्त भले ही वो शब्दों से वो जताएंगे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ ग्रुप में, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं ढीला होगा। शायद जो एक हंसी हमारी निकलती है, अच्छी सी जेन्युइन सी, कोई जोक सुनने के बाद हमारी जो हंसी निकलती है वो हमारी ओरिजिनल हंसी होती है, लेकिन उस वक्त जो उस एक मैंने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, शायद वो जब हंसेंगे तो उनकी हंसी उतनी जेन्युइन नहीं रहेगी। वो सिर्फ दोस्तों के साथ है, दोस्त ने जोक बोला और इसलिए वो हंस रहे हैं, वो दूसरी बात है, क्योंकि वो शायद दोस्त को बुरा नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं निकल के आएगी और आपके बॉडी लैंग्वेज पे से ये चीज़ दिख जाएगी। समझिए कि आज मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, सुबह के वक्त मेरे से कुछ हादसा हुआ है, किसी से झगड़ा हो चुका है और मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो मेरे शब्द है इतने स्टेबल नहीं रहते, इतने स्थिर नहीं रहते, क्योंकि अगर मेरा दिमाग गुस्से वाला होता तो मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं रूड होती, शायद मेरे फेस के एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाले होते, चिड़चिड़े से होते, मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, रिजिड होती, ऐसे होते। इसीलिए शायद मैं आपको इस तरीके से बोलती, जो मैं बैरियर है मैं आपको बोलती कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, उससे ये किया जाता है, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज से मुझे मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर आप आराम से समझ जाते कि ये जो हमें कह रहे हैं, बताना चाहती है मैडम, उनका शायद कहीं ना कहीं बैक एंड में मन नहीं है कि आज वो लेक्चर ले। ये बॉडी लैंग्वेज आपको तुरंत बता देगा, मेरे गुस्से के हाव भाव आपको तुरंत बता देंगे, भले ही मेरे शब्द कुछ और बोल रहे हो, लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज मुझे साथ नहीं देगा। उसी के साथ साथ टोन ऑफ वॉइस, यानी कि मैं बहुत जोर से चिल्ला के बोल रही हूँ
या मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, या मैं एक नॉर्मल टोन पे बोल रही हूँ, ये भी बहुत मैटर रखता है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती, ठीक है, अगर आज मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होता, मैं यहाँ आपको लेक्चर देने के लिए बैठी हूँ, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको ज्ञान देना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे लेक्चर तो डिलीवर करना है, लेकिन मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, जितना मेरा वॉइस है, जितना मेरा आवाज़ एक आपको सुनने में आ रहा है, शायद वो अभी कर्कश नहीं लग रहा है या फिर सही है, आपको ऐसा भी नहीं है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो शायद वो बहुत ज़्यादा लो होता या स्लो होता, कुछ इस तरीके से। मैं कुछ ऐसे बैठी होती, मेरे चेहरे के हाव भाव ढीले होते हैं और मेरी आवाज़ बहुत ही धीमी होती और मैं बहुत ही धीरे धीरे स्वर में कहती, जिससे शायद आपको सुनाई भी नहीं पड़ता। समझा? इसी तरीके से शब्द भले ही कहते हैं, शब्द आपको बयां करते हैं कि आपका क्या मकसद है बताने का, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और हमारे वॉइस का टोन वो इक्वली बताता है कि हमारा विलिंगनेस है या नहीं है। इसी तरीके से सेंडर के साथ साथ जो रिसीवर होता है मैसेज को लेने वाला, उसका भी बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से वॉइस क्वालिटी और जो हमारा टोन है वो सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मिक्स करके। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्द और हमारा वॉइस का जो हमारी आवाज़ है उसकी कितना ऊंच है और उसमें कितना नीच है, वो बराबर से देखकर एक इक्वल पैनल पे हमें आना होगा। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब हमारा शब्द जो है वो कुछ और बोल रहा है, लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और बयां कर रहा है, वैसा नहीं हो सकता। इसीलिए इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए ये हमें समझना ज़रूरी है कि सिर्फ शब्द ही एक चीज़ नहीं होते हैं जो कम्युनिकेशन को पूरे तरीके से एक आकार देते हैं, बल्कि उनके साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका वॉइस टोन भी एक तरीके का उसमें योगदान देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर किसी को, हमें अगर कुछ करवाना है किसी से, या आप कहिए हम किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सोशल मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मकसद यानी कि हेल्प, ये यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। हर चीज़ एक सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। सामने वाला जो है उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसके अंदर में मकसद उसे दिखाई देना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट उसमें दिखाई देना चाहिए, और उसके लिए वो चीज़ है वो भी दिखाई देनी चाहिए। अगर आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं किसी से भी अगर कहूँगी कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे ये दे दो, वो क्यों देगा? उन्हें क्या मिल रहा है या उनके लिए क्या वैल्यू एडिशन है? कुछ भी नहीं। इसीलिए कभी भी अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपने जो थॉट्स है, उसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है ये डालना कंटेंट की जो आपका रिसीवर है या जिनसे आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट का या हेल्प का या वैल्यू एडिशन का चीज़ें मेंटेन हो या मेंशन्ड हो। ये मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, हमारे भारत देश की बात करती हूँ, तो काफ़ी सारे जनगणना ऐसी है जो कि बीपीएल के नीचे में आती है। बीपीएल यानी बिलो पावर्टी लाइन, जो कि हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं गरीबों के संख्या में आते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमारी देश की जो जनसंख्या है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बीपीएल के नीचे आता है। अब उनके लिए काफ़ी सारी एनजीओज़ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हम जिसे सोशल संस्था कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मदद करती है और किसी ना किसी तरीके से वृद्धाश्रम कहिए या फिर ऑर्फनेज कहिए, जहाँ अनाथ बच्चे वगैरह रहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। अब इन संस्थाओं को सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं? आप जैसे, हम जैसे लोग और हमारी गवर्नमेंट। अब अगर हम इन्हें सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक अकेला इंसान जो है वो सपोर्ट करेगा तो भी शायद कहीं ना कहीं फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर एक पूरा ग्रुप मिलकर उन्हें सपोर्ट करे तो शायद काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़े।
काफ़ी चीज़ों को कहीं ना कहीं सहूलियत हो सकती है काफ़ी लोगों को। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से किसी को कहते हो कि अगर आप हमें हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा, ये उनके लिए एक वैल्यू एडिशन की बात होती है। अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या एक घर के मेंबर डिसाइड करते हैं कि जितना भी हम अर्न कर रहे हैं या जितना भी हमारा कमाई हो रहा है घर का, उसमें से 10% हम चैरिटी के लिए देंगे, तो इससे उनके वैल्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है उनको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कम्युनिकेट नहीं होगा कि आप अगर सोशली हेल्प करते हो तो ये जो गरीब बच्चे हैं शायद इन्हें कपड़े मिलेंगे, शायद इन्हें खाने के लिए अनाज मिलेगा, और इससे आपने जो एक बहुत ही नेक काम किया है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे सही तरीके से वैल्यू एडिशन, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो मदद उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें आप पीछे पड़ सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू एडिशन चीज़ें जो है वो आपके कम्युनिकेशन में उन्हें पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या इसमें बेनिफिट है, या कहीं ना कहीं उनको उनके इस योगदान से या उनके इस कम्युनिकेशन के जो एक पर्टिकुलर वे में इसको सक्सेस तक पहुंचाने से क्या रिजल्ट निकल के आना है या क्या आउटपुट आना है। कहीं ना कहीं सामने वाले के हिसाब से हमें मैसेज को देना, उसे पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो एक कम्युनिकेशन का गैप है वो बड़ा हो जाता है, मकसद एक खुले तरीके से नहीं पहुंच पाता है, और इसी के साथ साथ जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं आता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग ना हो, जबकि जो सुनने वाला है उसके लिए उसमें क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट है, क्या वैल्यू एडिशन पार्ट है, ये उसमें एक्सप्लेन किया हो। राइट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने का, और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। अब एंश्योर प्रॉपर फीडबैक जो होता है ये ज़्यादा करके आप जो है वो कॉरपोरेट्स में देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो दैनिक दिनचर्या जो होती है, हमारे कॉलेज की कहिए या घर की कहिए, उसमें शायद उतना आपको समझ में ना आ पाए, या कहिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कॉरपोरेट में इसका जो कॉरपोरेट मतलब जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं आज हम पढ़ाई करने के बाद में हमारा काम शुरू करेंगे, वहाँ पर हर चीज़ का फीडबैक लिया जाता है। क्यों फीडबैक हम लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सीधा सीधा ये है कि अगर हमने आज एक चीज़ इम्प्लीमेंट करी, इम्प्लीमेंट करने के बाद में अगर हमने उसका फीडबैक लिया, तो फीडबैक लेने के बाद में हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हुई थी, और अगली बार हम वही प्रोसेस दोबारा से करने के पहले उस गलतियों को छुपा सकते हैं या कहीं ना कहीं उसे सुधार सकते हैं। इसीलिए फीडबैक का होना ज़रूरी है। वहीं अगर फीडबैक नहीं लिया जाए तो क्या होगा, वो गलतियाँ कभी छुपेगी नहीं या गलतियाँ कभी सुधरेगी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि गलतियाँ हुई कहाँ हैं, हमने पकड़ी नहीं है, फीडबैक नहीं लिया है। फीडबैक नहीं लिया है तो गलतियाँ पकड़ में नहीं आई हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे दोहराएंगे और दोहराएंगे और दोहराएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे? सरल से एग्जाम्पल जो बच्चों के दिमाग को शायद अच्छे लगे या आसान हो समझने के लिए। मम्मी होती है, कुछ नवी खाने की डिश बनाती है, जैसे मैंने बोला पास्ता उन्होंने बना दिया, या मैगी बना दी, नूडल्स बना दी, पिज़्ज़ा बना दिया। अब उन्होंने पहली बार बनाया है, बच्चों ने खाया, खाने के बाद में मम्मी पूछेंगे कैसे बना था, अच्छा बना था? अगर आपने बताया कि मम्मी थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, या ये मसाला थोड़ा कम था, ये मसाला थोड़ा ज़्यादा था, अगली बार जब वो बनाएंगी वही चीज़ दोबारा से, तो वो नमक उसमें बराबर डालेगी, जो मसाला आपने कहा है कि कम था उसे सही मात्रा में डालेगी, और जो मसाला आपने कहा है ज़्यादा था उसे भी सही मात्रा के ऊपर लेकर आएगी। वहीं अगर उन्होंने आपको नहीं पूछा कि कैसे बना हुआ था, आप लोगों को अच्छा लगा, या कहिए आप लोगों ने उन्हें फीडबैक नहीं दिया सही तरीके से, नमक ज़्यादा होकर भी आपने अगर नहीं बताया कि नमक ज़्यादा था, बोला सिर्फ हाँ अच्छा बना है, तो वो क्या करेगी, अगली बार भी वही प्रमाण, उसी प्रमाण के तरीके से उस डिश में डालेगी। वो गलती दोबारा हो गई।
जहां फीडबैक आपने दिया अच्छे तरीके से और जहां उन्होंने पूछा वो गलती उन्होंने आगे जाके सुधार दी। पर अगर आपने फीडबैक अच्छे से नहीं दिया या उन्होंने नहीं पूछा तो वो गलतियां रिपीट होगी। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल्स है, लेकिन अगर कॉरपोरेट की बात करते हैं, आज हम यहाँ इंजीनियर्स सब बैठे हुए हैं, मशीनरीज पे काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करते हैं, वो मशीन कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल है ये हम यूज़र्स से अगर नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, हम वैसी ही बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। लेकिन अगर जो उस मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, वापर कर रहा है, अगर उससे हम पूछते हैं कि अगर आपको लगता है इसमें और कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं या इन्हें और कुछ अच्छे तकनीकी विकास की सहायता से और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, और अगर आपका जो यूज़र है जो वो मशीन का इस्तेमाल करता है उस मशीन के बारे में आपको बताता है कि हाँ शायद अगर आप इसमें और थोड़ा सा ये चीज़ इंक्लूड कर दो या इम्प्लीमेंट कर दो तो इसका जो आउटपुट जो आज ये 100 क्वांटिटी बना रहा है ये शायद 150 बनाने लगेगा। तो ये फीडबैक में आप वर्क करते हो और फीडबैक के ऊपर में आप उसको सुधारते हो। इसीलिए कोई भी चीज़ को हमेशा इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए है, हमेशा आप छोटी से छोटी चीज़ ले लो या बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, 100% आपको फीडबैक लेना ज़रूरी ही ज़रूरी है। फीडबैक अगर आप नहीं लोगे तो आप वही चीज़ें वही गलतियां दोहराते रहोगे जिनको सुधारने की शायद ज़रूरत है या काफ़ी अच्छी गुंजाइश हो सकती है। ज़रूरी है, एंश्योर है कि फीडबैक लेना आपको हमेशा ध्यान में रखना ही होगा। इसी के साथ साथ जो हमारा 7th पॉइंट है टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर का, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। कंसिस्टेंसी एज इन हर एक चीज़ का एक मकसद होता है, एक एम होता है, और उस एम को पहुंचने के लिए ही हम एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बनाते हैं। अगर कोई रेसिंग कंपटीशन चल रही है तो वहाँ पर एंड पॉइंट होता है। रेसिंग कंपटीशन में जो रनिंग कंपटीशन है उसके अंदर में 10 लोग हैं, 10 पार्टिसिपेंट है। 10 लोगों का मकसद क्या है कि उस एंड लाइन के ऊपर सबसे पहले पहुंचे। ये उन्हें कौन बताता है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये बताता है कि रेसिंग कंपटीशन है, रेसिंग कंपटीशन में आपका 50 मीटर की दौड़ रहेगी, 50 मीटर की दौड़ में आपका एंड लाइन रहेगा और जो पहले इस एंड लाइन को क्रॉस करेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो एम है, जो मकसद है, जितने भी लोग हो वो सबके लिए